नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब दौरे पे। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, पहले हिमाचल गए थे 9 तारीख को और फिर बाद में पंजाब गए थे। मैंने हिमाचल का तो बता दिया था कि वो वहाँ 1500 करोड़ का पैकेज दे के आए हैं, राहत पैकेज। लेकिन पंजाब का रहता था, पंजाब का उन्होंने 1600 करोड़ रुपया दिया है। और लेकिन उसमें ना एक बहुत ही विचित्र सी बात छूट गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दैनिक भास्कर ने छापी है। बाकी कहीं अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो खबर नहीं है। वो एक छोटी सी टिप्पणी है, लेकिन है बड़ी गंभीर। अगर पंजाब के लोगों को अगर उसकी पूरी बात, अगर ये चीज़ समझ में आ गई होती तो शायद इस बात पर बखेड़ा खड़ा हो जाता राजनीतिक तौर पर। लेकिन वो बहुत छोटी खबर है, बहुत छोटी सी हो करके वो दब गई है वहीं पर। और अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वो खबर बाहर आ रही है। जब मोदी जी बाढ़ से प्रभावित जो लोग थे पहले उनसे मिले, फिर बाद में पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ उनके साथ मीटिंग होनी थी, उसमें जब इन्होंने 1600 करोड़ की घोषणा की तो वहाँ आम आदमी पार्टी के जो एक मंत्री हैं हरदीप मुंडिया करके, जब इन्होंने 1600 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया तो उन्होंने बीच में उठ करके ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी यह राहत पैकेज, यह राशि बहुत कम है। तो मोदी जी ने वहीं तपाक से ये बोला कि जो दे दिया, हिंदी नहीं आती क्या? मतलब ये एक डायलॉग होता है कि सामने वाले को दबाने के लिए बोला जाता है। इससे ज़्यादा और क्या समझाऊं? मतलब जो मैंने दे दिया है तो आप इसको कम बताएं या ज़्यादा बताएं, इससे ज़्यादा मैं देने वाला नहीं हूं। कुछ इस तरह की बात जब होती है तो तब ये लाइन बोली जाती है। आपको हिंदी नहीं समझ आती क्या? उनका लहजा कुछ इसी तरह का था। तो उसके बाद उन्होंने हरदीप मुंडिया जी ने कहा कि सर मुझे हिंदी तो आती है पर यह राशि बेहद कम है। तो उसके बाद ये चीज़ वहाँ यूं की यूं दब गई और मीडिया में कहीं ये बाहर छपकर नहीं आई। इसको सिर्फ दैनिक भास्कर पंजाब, जो इसकी जो पेपर है, उन्होंने इसको उठाया है और ये वहाँ ये खबर निकल कर के आई है। अब ये धीरे धीरे सोशल मीडिया पर निकल के आ रही है। इसमें देखा जाए तो पंजाब एक तरह से पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। उसके 23 जिले, 2000 से ज़्यादा गांव उसके पानी में मतलब तैर रहे हैं एक तरह से। तो 1600 करोड़ की राशि निश्चित तौर पर वो कम है, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने ये हरदीप मुंडिया जी कर इसके बात हुई तो रमणीक बिट्टू जी जो साथ में थे उन्होंने कहा कि यह फौरी तौर पर यह राहत है, बाद में और दी जाएगी। तो उन्होंने इस बात को आगे संभाला। तो इस तरह से ये वाकया हुआ था, ये घटनाक्रम हुआ था वहाँ, जो किसी भी मीडिया हाउस ने इसको नहीं उठाया। क्योंकि पंजाब का सेंटिमेंट यहाँ बहुत ही मतलब सेंटिमेंटल लोग हैं। यहाँ बहुत छोटी ही बात को जो है ना वो उसको धागे की तरह उधेड़ देते हैं, और जब इस तरह की बात होती है तो वो काफ़ी अखरने वाली बात थी ये। बेशक वो प्रधानमंत्री जी को लगता होगा ये छोटा सा मंत्री है, ये मेरे सामने क्या बोल रहा है, मैं तो ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग के लेवल का आदमी हूँ और ये मेरे सामने कैसे बोल सकता है। ये उनका शायद उनके अंदर एक टसन रहा होगा, इसलिए वो जब भी भारत में होते हैं उनके मुख पे कभी हंसी नहीं होती। लेकिन जब वो बाहर होते हैं, पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, जापान हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, वहाँ जा कर के पूरा दिल खोल कर खिलखिलाते हैं। लेकिन भारत में आते ही ऐसे कुप्पा हो जाते हैं, पता नहीं इनको क्या यहाँ काट जाता है यहाँ आते ही भारत में।
जबकि यहीं के लोगों से वोट लेते हैं, यहीं के लोगों के वोट से ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इन्हीं के लोगों की वोट की वजह से बाहर विदेशी दौरे करते फिर रहे हैं। अब इसमें वो जो ट्रम्प वाला जो भूत इनके पीछे पड़ा हुआ था, अब ट्रम्प वाला भूत जो है ना वो अब कुछ दूसरा खेल खेलने लगा है इनके साथ, जो इनके समझ में अभी भी नहीं आ रहा है पूरा। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ा ठहराव लेना चाहिए। उनसे बात करने से पहले, उनको कुछ भी डायलॉग शुरू करने से पहले उनके साथ एक व्यापारी आदमी है वो ट्रम्प। हालांकि हमारे मोदी जी भी व्यापारी मंशा के व्यक्ति हैं, लेकिन इनको अब भारत की जो जनमानस की जो सोच है वो व्यापारी नहीं है। अमेरिका की हो सकती है, लेकिन भारत की आम जनता की, यहाँ के जनमानस की ये सोच नहीं है कि वो हर बात को व्यापार के दृष्टिकोण से देखे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि वो मरे जा रहे हैं उनके लिए, ट्रम्प के लिए, कि इनको लगता है कि हाँ मैं तो इतने दिन से मैं परेशान हो गया था, ट्रम्प जी नाराज़ हो गए, अमेरिका नाराज़ हो गया, तो अब मेरे अपने ही देश में कोई पूछताछ नहीं होगी, मतलब मेरे को बड़ा नेता कौन मानेगा। इनको ऐसा लगता है, शायद इनके अंदर एक बीमारी एक घर करी हुई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ठहराव लेना चाहिए, या फिर उनसे पहले कोई भी डायलॉग शुरू आरंभ करने से पहले उनको ये वो सब कुछ याद दिलाना चाहिए कि हमारी जीडीपी तो मरी हुई है, अब आपको हमारी किस लिए आवश्यकता पड़ गई। उन्होंने कहा था ना, ये ट्रम्प के वर्ड थे, ये भारत की जीडीपी मरी हुई जीडीपी है। तो और दूसरे जो उन्होंने सीज फायर का लगभग 40 बार के आसपास उन्होंने वो बात रिपीट कर दी कि मैंने ट्रेड का हवाला दे करके ये सीज फायर करवाया था भारत पाकिस्तान के बीच में, अन्यथा यहाँ परमाणु युद्ध होने का खतरा बढ़ गया था। तो ये चीज़ जब हो रही है लगातार, अब इसमें एक चीज़ उन्होंने और गेम खेला है भारत के साथ, वो ये है कि जो वहाँ का यूरोपियन यूनियन है और नेटो देश हैं, उनको ये बोला है कि आपको भी भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। वो उनको ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि आप, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और ये यूक्रेन के साथ युद्ध इसलिए नहीं रोक पा रहा क्योंकि भारत उससे तेल खरीद रहा है, और चीन का ये लोग अब नाम लेने से बच रहे हैं, जबकि चीन अभी भी भारत से ज़्यादा तेल खरीद रहा है। लेकिन ट्रम्प को यूरोपियन यूनियन की एक बात उनकी कमजोरी समझ में आ गई कि उनके पास अपनी सेनाएं नहीं है, और वो जो भी कुछ उनको लड़ाई के लिए आगे करना होता तो वो अमेरिका को बोलते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो वो उस अमेरिका यूरोपियन यूनियन को ये बात समझाने में कामयाब हो गया कि आपकी लड़ाई, आपकी सुरक्षा जब मैंने गारंटी ले रखी है, तो फिर मैंने अपनी तरफ से 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, तो तुम लोग कैसे, तुम भी तो व्यापार करते हो ना भारत के साथ, अगर ये युद्ध रुकवाना है तो तुम भी अपनी तरफ से ये करो, उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाओ। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि यूरोपियन यूनियन पहले से ही जीरो टैरिफ की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, भारत और यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ऐसा कदापि कर ही नहीं सकता। लेकिन ट्रम्प की जो उनकी कार्यशैली है वो एक तरफ से डरा कर दूसरी तरफ से थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं वो, और इधर से वो डोरे डाल रहे हैं भारत पर। वो भारत पर डोरे डालने का मतलब है उनको हमारे प्रधानमंत्री जी की कमजोरी का उनको पता है कि ये आदमी किस मनोदशा का व्यक्ति है। इसको हमेशा विदेश में रहकर चमकने की आदत है, विदेश जाएगा तो ये अपने आप को नेता मानता है, भारत में तो ये अपने आप को नेता ही नहीं मानता कि हाँ मैं भारत का नेता हूँ। इनको चसक है विदेश, मतलब वर्ल्ड लीडर बनने की, और ये इनकी कमजोरी के भांप चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने मोदी जी के ऊपर डोरे डाल रहे हो लगातार कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और रहेंगे। तो इस तरह के करे हैं। तो इन्होंने कल फिर ये ट्वीट किया है, और उसका तुरंत अब जो है ना मोदी जी उसका रिप्लाई कर रहे हैं।
हाँ हाँ, हम आपके हमारे और अमेरिका के बहुत स्पेशल रिश्ते हैं और हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, और इसमें ट्रेड ट्रेड का विशेष जिक्र कर रहे हैं मोदी जी भी। लेकिन इनके मुख से तब एक शब्द नहीं निकला था जब वो सीज फायर के लिए इन्होंने 40 बार रिपीट कर दी थी वो बात। इसलिए मुझे तक, हालांकि मैं इस बात का विरोधी था, उनके पक्ष में था कि इनको उनका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, और नहीं रिप्लाई करके ये एक तरह से उनको आईना ही दिखा रहे हैं। मैं इस बात का इनको समर्थन करता था इस बात का। लेकिन जब अब ये पसरे हुए दिखते ना तो मुझे दुख होता है। ये इनको पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा हुआ है कि ये अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते। इनको अपने आप को, अपने अंदर का नेता मरा हुआ नजर आता है। ये इनकी मनोदशा है। खैर चलो, ये इससे आगे बढ़ते हैं। अब उससे दूसरी जो खबर है वो हमारे पड़ोस में नेपाल, जो पिछले कई दिनों से जल रहा है। और जल क्या रहा हो तो पूरा बर्बाद ही हो गया है वहाँ से, जब उनकी सरकार वहाँ समाप्त हो चुकी है, गिर चुकी है। ओली जी अपना रिजाइन करके देश छोड़कर भाग चुके हैं। और वो जो दयाल प्रचंड हैं जो उनके वहाँ के, उनका भी घर जला दिया गया है और दूसरे मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। एक अडानी की तरह कोई व्यापारी है वहाँ का बड़ा, उसका घर जला दिया गया है। तो कुल मिला के वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है वहाँ की। लेकिन उसमें अब सेना ने नियंत्रण ले लिया है अपने हाथ में, और इनको जो उनके मंत्री जो थे उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको बचाया गया है, जो बच सकते थे। फिर भी बहुत सारे मंत्री नेपाल के पब्लिक के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा, जो कि स्पष्ट उनके उसमें अपना मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देख सकते हैं, खूब प्रचलित है वो चीज़। लेकिन इस विषय में मैंने कल भी कहा था कि बेशक नेपाल में ये घटना हो रही है तो उसमें हमारे को, भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आप एक कंटिन्यूटी देखेंगे। अभी नेपाल है, पिछले साल बांग्लादेश था, उससे पहले श्रीलंका था। ये चीज़ें हमारे पड़ोस में घटित हो रही हैं, और इससे थोड़ी आंच आई थी भारत के ऊपर भी, जब भारत का लाल किले के ऊपर भारत का जो ध्वज था वो नोचा गया था। अगर वहाँ, मैं इस बात के लिए मैं थोड़ा सा मोदी सरकार की तब बेशक मैं आलोचना करता था, और हालांकि मैं आज भी उस एक्शन के लिए मैं आलोचना करता हूँ। लेकिन आज ये चीज़, जब नेपाल में ये चीज़ें देखी जा रही हैं, क्योंकि नेपाल में 20 लोग से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, क्योंकि नेपाल सरकार ने अपनी रिजाइन करने से पहले गोली चलाने के ऑर्डर कर दिए थे और उसमें 20 लोग मारे गए, तो जिसके कारण हिंसा और बढ़ गई। तो यही चीज़ जब हमारे देश में, जब लाल किले के ऊपर जब ये हिंसा हुई थी और ये लोग वहाँ चढ़ गए थे और वो भारत का जो ध्वज था वो नोचा गया था, तो अगर वहाँ भारत सरकार अगर थोड़ी सी भी गलती अगर कर जाती, जो गलती अभी नेपाल ने की, तो भारत में कितना बड़ा बवाल कट जाता, कोई सोच नहीं सकता था। आज मैं इस बात को सोच सकता हूँ, ये अच्छा निर्णय था, इन्होंने गोली नहीं चलाई, कोई गोली चलाने के ऑर्डर नहीं दिए उस समय। हालांकि और आज तक भी बीजेपी सरकार की इस बात के लिए काफ़ी आलोचना होती है कि हमारे देश का जो है ना ध्वज नोचा गया और तुम लोगों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन उस बीच में आप सोचो, एक नक्सली मीडिया का सरगना, उसका नाम था, वो क्या नाम है, राजदीप सरदेसाई, उसने एक झूठी खबर चलाई थी कि गोली चल गई, जबकि वो एक नागरिक जो है ना ट्रैक्टर, अपना ही ट्रैक्टर पलट जाने के कारण उसके नीचे आ गया था और उसकी मौत हो गई थी, जिसको राजदीप सरदेसाई ने ये कहकर अफवाह फैला दी थी कि गोली चल गई, गोली से मर गया है किसान, जिसके कारण भारत सरकार ने सख्ती दिखाई। तो राजदीप सरदेसाई एक आज तक के से 1 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था। सजा उसके कृत्य के अगर समानांतर देखे तो वो उसकी सज़ा कुछ भी नहीं थी, 1 महीने के लिए कुछ नहीं थी। उसकी तो सदस्यता पूरी तरह से उसका वो रद्द होना है। हालांकि वो पत्रकार नहीं है, वो तो टीवी में बैठ बैठ के पत्रकार बना हुआ है। वो अपने मुख से बोलता था, कहता है यार पत्रकारिता के लिए कोई वहाँ से कोई डिग्री या डिप्लोमा लेना जरूरी थोड़ा ना,
ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो उसके अपने शब्द हैं। तो वो ना पत्रकार है, वो ऐसे ही सामने एंकरिंग कर करके वो बना हुआ है सरगना। तो ये चीज़ मैं इसलिए आप सोचते होंगे कि मैं ये चीज़ कहाँ से ले आया, कहाँ से कहाँ जोड़ नहीं दी, ये सच्चाई है। और अब उसकी आपको मैं जो इससे पहले जो इस तरह की जो हिंसा हुई थी उसको मैं और अच्छे तरीके से मैं आपको जोड़ करके बताता हूँ। आपको बीजेपी जो है कांग्रेस को आपातकाल के नाम पर काफ़ी जोड़ती है कि उनको ये दिखाती है कि इन्होंने पाप किया था, आपातकाल लगाया था। निश्चित तौर पर कोई भी उसको एक लोकतंत्र के देश में आपातकाल लगाना अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो गलत है, निहायत गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ये बात अधूरी है, उसके आगे की बात कोई नहीं बताना चाहता और ना कोई सुनना चाहता, जो कि मीडिया में अब आजकल एक दो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अपनी कलम से इस चीज़ को लिख रहे हैं। उसमें वो लिख करके ये कहते हैं कि ये अधूरी बात है, जबकि उस समय के जेपी नारायण जो मूवमेंट था उसमें जेपी नारायण सेना तक को उकसा रहे थे इन चीज़ों के लिए, शासन के विरोध में, इंदिरा कांग्रेस के विरोध में। और जब कोई इस तरह की अराजकता जब फैलती है, अगर सेना भी अगर उसमें कोई हमारी सुरक्षा एजेंसियां, मैं सेना का नाम नहीं रहा, सुरक्षा एजेंसियां गलत निकल गया सेना का, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अगर हम इस तरह की बातों में अगर इन्वॉल्व करता है, अगर कोई देश को इस तरह की हिंसा में झोंकने के लिए, तो वो स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। तो जिसकी खबर इंदिरा गांधी को लगी, यानी कि कांग्रेस की उस समय की सरकार इंदिरा गांधी चला रही थी, तो इंदिरा गांधी को खबर लगी, उधर से उनका वो कोर्ट वाला जो मामला था वो चला हुआ था। तो ये उनका ये एक कारण था आपातकाल लगने का। दूसरा ये है कि उस समय के जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने उस मूवमेंट के बाद, तो उसमें ये एक तो अल्पसंख्यक आयोग लेकर के आई है हिंदुओं को तोड़ने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। सबसे पहला अगर किसी ने काम किया तो वो जनसंघ था। 1978 में इन्होंने ये मोरारजी देसाई के साथ जनसंघ के सबसे ज़्यादा सांसद थे 80, और उसमें ये अल्पसंख्यक आयोग लेकर के आए तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। ये कहते हैं ना कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस नहीं, इनकी नीम इनकी जड़ों में मट्ठा डला हुआ है। बीजेपी का जो आरएसएस है उस समय का जनसंघ था, 80 सांसद थे उस समय। तो ये इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बनाया। अल्पसंख्यक के नाम पर आज हम किसी को ये नहीं बता सकते कि ये बना किसके लिए थे, बिल्कुल उन्हीं के लिए बना था, ये वोट खींचने के लिए, वोट पाने के लिए। और आज उसके कारण हिंदुओं का कितना नुकसान हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। जो कि अभी मोदी जी ने 300 योजना चलाई 2024 में, खूब दबा के इन्होंने प्रचार किया ना। हमने देखो कांग्रेस से ज़्यादा इनको अल्पसंख्यक के नाम पर इनको मुस्लिमों को कितना फ़ायदा पहुंचाया। 300 योजनाएं चलाई थी इन्होंने पिछले कार्यक्रम में, अब कितनी चल रही हैं ये नहीं पता है एग्जैक्ट, लेकिन चल अभी भी रही हैं। तो ये होती गई। और जो दूसरा जो कारण था वो एक और, जो मोरारजी देसाई जी ने जो एक और उनका जो घटिया काम था वो ये था, उनको एक तो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, बहुत ज़्यादा बतियाने की आदत थी। और उस समय के पाकिस्तान के जो सर्वा वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे, जो अब मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनके साथ वो फ़ोन पर थे और बातचीत करते करते जब वो फ़ोन ये बात आ गई भाई हाँ फ़ोन कट करना है, तो उस समय अंत में इन्होंने मोरारजी देसाई जी ने इन्होंने उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोलो, कहता और बताओ कोयटा में क्या चल रहा है। बस इतना कहना था कि वो सामने वाला प्रधानमंत्री बोलता, कहता कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ़ोन कट गया। फ़ोन कटने के बाद वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को समझ गया, क्योंकि उनका परमाणु प्रोग्राम चल रहा था वहाँ कोयटा में। तो उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि यहाँ रॉ के एजेंट हैं,
और उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, एक एक एजेंट को मार दिया गया। ये तो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की प्रवक्ता जो सोनी क्या वो श्रीनेत करके, उन्होंने भी इस बात का जिक्र कर दिया था अभी कुछ दिन पहले, जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो दिलेरी दिखाते हैं अपनी और सही बात बोलते थे, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बोली गई तो उन पत्रकारों की बात में दम दिखा, तो कि वो गलत नहीं बोल रहे थे। तो कि मोरारजी ने तो इतने सारे रॉ के एजेंट मरवा दिए थे वहाँ पाकिस्तान में, जिससे खुश होकर के मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो वहाँ का है इनाम, वो इनको दिया गया था मोरारजी देसाई को। तो ये आँच साथियों ऐसा नहीं कि ये आँच सिर्फ नेपाल में अब बढ़ गई या किसी पहले कभी नहीं, ये भारत में हो चुका है। ये आपातकाल जब लगा था ना, ये उस समय की बातें हैं ये, लेकिन ये आपातकाल लगा लेकिन इस तरह की घटना होने से बच गई। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। ना हम आपातकाल के समर्थक हैं, ना हम किसी ऐसी जेन जी टाइप की, जो ये नेपाल में अब बहुत से लोग इसके लिए खुश हो रहे हैं कि जैन जी की मतलब युवाओं की नहीं सुनता। भाई निश्चित बात है, वो अगर बेरोजगार हैं उनके अंदर एक उफान जो है ना वो उबलता रहता है, वो कहीं ना कहीं निकलता है। कभी वो सरकारों को खा जाता है, कभी किसी शहर को खा जाता है, कभी किसी मोहल्ले को खा जाता है, कभी किसी के रोड रेज के नाम पर कहीं कुछ खाता है। ये है वही, लेकिन कोई सरकार आज के दिन इन बातों को ना पढ़ना चाहती, ना इन चीज़ों पर कोई बात करना चाहती है। वो सिर्फ अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए ऐसी ही योजनाएं ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं कि बस वो जनता को लालच देते रहे और जनता उनका गुणगान करती रहे। वो इस चीज़ पे कतई नहीं जाना चाहती कि जनता को वास्तव में क्या चाहिए। उनको रोजगार चाहिए। आप दे रहे हो 2,000 रुपये 6,000 रुपये साल के किसान निधि के नाम पर। अरे किसान को जो चाहिए, वो जो मांग रहे हैं वो दो ना, किसान खुश हो जाएगा अपने आप। ये आप रेवड़ी से क्यों बांट रहे हो? आप कहीं महिला को किसी उस पर बस फ्री कर दो, किसी स्टेट में सिर्फ लेडीज फ्री हैं, जैसे जेंट्स को तो बेचारे को आसमान से पैसे टपकते हैं, वो जेंट्स टिकट खरीदेगा और लेडीज फ्री चलेगी, जबकि इक्वल राइट का ये उल्लंघन है। ये अगर इक्वल राइट है तो फिर एक हिस्से को क्यों फ्री किया जा रहा है और एक हिस्सा क्यों पे कर रहा है? ये मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं। मुझे ये गणित नहीं समझ में आता। लेकिन जनता खुश है, लेडीज खुश हैं, वो ठीक है, उनको मिल रहा, जिसको मिल गया मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, उसको मिल गया, लेकिन उसको भी तो मिलना चाहिए ना। जब संविधान ने जब दोनों पार्ट को, लेडीज और जेंट्स को बराबर का मान लिया गया है, तो फिर ये दुभात क्यों, ये पार्शलिटी क्यों? मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले जब ये केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद मेरे को बस में सफ़र करना पड़ गया डीटीसी में। तो वहाँ जो है ना, 2 लड़की और 1 लड़का, कॉलेज के बच्चे उसमें बस में चढ़े। तो दोनों लड़कियों को जो फ्री टिकट होती थी पिंक कलर की, वो दे दी गई। लड़के ने बेचारे ने उसने पैसे देने पड़े उसको, कंडक्टर को। मुझे उस दिन ये स्कीम की जो पार्शलिटी है, मुझे उस दिन समझ में आई। मैंने कहा अरे तो घोर अन्याय है। एक ही कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, इक्वल राइट दिए गए हैं संविधान ने दोनों को, लेडीज जेंट्स को, तो फिर एक हिस्सा क्यों पे कर रहा है और एक हिस्सा क्यों फ्री में है? ये मैं किसी भी सरकार से इस तरह की अगर जब वो करते हैं तो ये चीज़, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। अगर आप ऐसी कोई छूट किसी त्यौहार पे ही दे रहे हैं, या आपने परमानेंट किसी एक आधे हिस्से के लिए, जनमानस के आधे हिस्से पे लगा रखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देना है तो दोनों को दो, फ्री करना तो दोनों के लिए फ्री करो। अगर इस तरह की कोई स्कीम लेके आते हैं तो ये पार्शलिटी ठीक नहीं है, ये गलत चीज़ है। ये
दूसरे के अंदर गलत भावना भर रही है। हालांकि वो हंसी मजाक में एक दूसरे को खूब हंसी मजाक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो उसको, लेकिन वो हंसी मजाक में बोलते हैं, लेकिन वो बात गंभीर है वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताई, ये चीज़ डिस्कस की, और देखते हैं आगे क्या चीज़ आगे निकल के आती है। आप अपना ध्यान रखिए, और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखता हूँ, और मुझे उन चीज़ों से मुझे अगर चिढ़ होती है तो आप लोगों को भी रोड पे चलते हुए इन चीज़ों की चिढ़ होती होगी। जैसे आप अपनी गली में से अगर जा रहे हैं तो उसमें कोई हमारा सब्जी विक्रेता भाई या कोई कबाड़ी का काम करने वाला भाई कोई ऐसा आता है, तो वो जब किसी घर के बाहर कोई महिला या कोई पुरुष अगर उसको रोक करके सामान लेते हैं या अपना कबाड़ी का सामान बेचते हैं, तो वो अपनी रेहड़ी को बीच गली में ही लगा करके करने लग जाता काम। तो मुझे लगता है उसको अपनी जो रेहड़ी है वो साइड में लगानी चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी ठीक है। और कोई अगर किसी ने पास करना है, मान लो कोई महिला है स्कूटी पे जा रही है, तो वो उनका जो है ना वो डिसबैलेंस होने की संभावना बनी रहती है। तो वो उस चीज़ का जो चीज़ चिढ़ मचती है वो एक दिमाग जो है ना वो ठीक रहता है। तो ये छोटी सी थी, हालांकि मैं किसी रेहड़ी वाले भाई के लिए, उसके काम के लिए मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूँ। तो ये इसको अन्यथा ना लिया जाए। सिर्फ मेरे को वो बीच सड़क में खड़ा करके वो जो काम करते हैं ना, मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जिससे महिलाएं आपसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।